नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य हिंदी टेस्ट है आज, पार्ट 158। लगातार आपको देखिए हिंदी, उत्तराखंड जीके और सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज मैं उपलब्ध करा रहा हूँ यूट्यूब चैनल पे। इनका लाभ लीजिए, अपकमिंग ग्रुप सी एग्जाम्स में काफी ज्यादा बेनिफिशियल टेस्ट सीरीज हैं। इसके अलावा देखिए, उत्तराखंड जीके और सामान्य हिंदी की रिवीजन क्लास महाकुंभ भी आ रहे हैं, उनको आप फॉलो कीजिए। जल्दी ही मैं आपको कंप्यूटर वन लाइनर या जीएस वन लाइनर के माध्यम से इनकी भी रिवीजन महाकुंभ क्लास उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, बाकी इन टेस्ट सीरीजों को तो आप फॉलो कीजिए, कंप्लीट है बिल्कुल। इसमें हिंदी आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, उत्तराखंड जीके मिल रही है और सामान्य अध्ययन की मिल रही है। इसमें बस रीजनिंग की रहेगी, रीजनिंग के 10 या 11 भाग मैंने कराए हैं, उससे आगे मैं कंटिन्यू करूंगा उस सीरीज को अब मॉर्निंग में। ठीक है, तो आप लोग उन वीडियोस का भी लाभ उठाएं। चलिए तो शुरू करेंगे आज का सेशन। आज देखेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट भाग 158। पहला क्वेश्चन, 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, पहला जो राजभाषा आयोग बना था ये आपका जून 1955 में बना था। इसके जो अध्यक्ष थे दिए गए विकल्पों में, जो राइट आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बाल गंगाधर खेर। ठीक है, इनका नाम था बाल गंगाधर खेर। ठीक है, जिनको बीजी खेर भी हम कहते हैं, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कंठ वर्ण कौन से हैं? तो देखिए, व्यंजनों का वर्गीकरण मैंने आपको सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास महाकुंभ में भी दिया है और आपको मैंने टॉपिक कई बार बताया कि कंठ वर्ण क्या होते हैं, उसके अलावा तालव्य वर्ण क्या होते हैं। कंठ वर्ण आपके जो वर्णों की जो ध्वनि है हमारे कंठ से निकलती है। और हिंदी में स्पर्श व्यंजनों का जो पहला ग्रुप होता है क ख ग घ ङ, ठीक है, ये हमारा कंठ से निकलता है, यानी कि इसमें ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, ये कंठ वर्ण होता है, पहला जो वर्ग है ये कंठ होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो त्रिदोष की जो शुद्ध वर्तनी होती है क्या होते हैं? त्रिदोष बताइए, 3 दोष जहां पे लगते हैं, तो त्रिदोष की शुद्ध वर्तनी हो जाएगी दिए गए विकल्पों में। ठीक है, तालव्य सो तो नहीं होगा, मूर्धन्य सो होगा, इसमें मूर्धन्य सो होगा। ठीक है, त्रिदोष ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी सही है, त्रिदोष। ठीक है, त्रिदोष हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। धरेश का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है धरेश। तो धरेश का संधि विच्छेद बताना है आपने दिए गए विकल्पों में। ठीक है, तो धरेश का संधि विच्छेद होता है आपका धरा धन ईश। ठीक है, धरा धन ईश, तो धरा धन ईश बराबर धरेश। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, आ धन बड़ी ई बराबर क्या हो जा रहा है, ऐ। ठीक है, आपका बताइए कौन सी संधि है इसमें? ठीक है, माफ कीजिएगा, ए होगा यहाँ पे। आ धन ई बराबर क्या हो रहा है, ए हो रहा है। बताइए कौन सी संधि है, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है? आ धन ई बराबर ए, किस संधि का यहाँ पर भेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इसमें, धराधनीश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार शब्द में देखिए आपका उपसर्ग बताना है। उपसर्ग आपके शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए संस्कार में जो आपका होगा ये होता है, देखिए आपका समधनकार, समधनकार। ठीक है, क्या हो जाएगा, संस्कार। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ही सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अव्यय के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन भी बार बार आ चुका है, रिपीट नहीं करूंगा, सिंपली मैं आंसर बता देता हूं। अव्यय के भाई हिंदी में 4 भेद माने जाते हैं। ठीक है, 4 भेद होते हैं अव्यय के, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन से आएंगे इनमें से विकल्प? तो देखिए, मैंने आपको संज्ञा का भेद बता दिया था हिंदी रिवीजन क्लास जो अभी चल रही है महाकुंभ वाली, उसमें आप देखना संज्ञा मैंने आपको बताई। संज्ञा के 5 भेद आपको बताए थे, उन 5 भेदों के प्रकार कैसे समझेंगे वो भी बताया था। उसमें मैंने आपको भाववाचक संज्ञा बताई थी। भाववाचक संज्ञा जो है आपकी भाव को दर्शाती है, जो किसी भी प्रकार से हो सकता है, गुण दशा जो भी है, फीलिंग्स वगैरह हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए आपका गुण दोष आदि जो होता है सभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन क्या हो जाएगा? ठीक है, अब देखिए मैं जो होता है क्या होता है, उत्तम पुरुष में आता है सबसे पहले, तो आप समझ लीजिए। और ये एक वचन सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक जो सर्वनाम हमने पढ़ा था, तो पुरुषवाचक में आपने देखा था प्रथम पुरुष
मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो मैं जो होता है उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम है, इसका उत्तम पुरुष में ही बहुवचन सर्वनाम हो जाता है। मैं की जगह क्या हो जाएगा, मैं मतलब केवल सिंगल आदमी, ठीक है। मैं की जगह हम यूज करेंगे जहां पे हम में मतलब बहुत लोग हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग बाजार गए। आप देखिए उत्तर प्रदेश के साइड आप जाएंगे तो यूपी में मैं के लिए भी हम यूज करते हैं। लखनऊ में आप चले जाइए, बड़ी ही तहजीब से वहां पे बोली बोली जाती है, जहां पे मैं नहीं बोला जाता है, मैं तू तो वहां पे बोला ही नहीं जाता है। वहां पे सीधे बोलते हैं आप क्या कर रहे हैं, हम जा रहे थे वहां तक, क्या आप हमारे साथ आएंगे। तो हम जो वहां पे वो बोलते हैं वो केवल अपने लिए बोलते हैं, जो गलत है। हम जैसा देखा जाए तो बहुवचन है जिसमें बहुत से लोग आते हैं। जैसे हम बोलते हैं हम बाजार जा रहे हैं, ठीक है, हम मतलब बहुत लोग हैं, मैं बाजार जा रहा हूँ, अकेला जा रहा हूँ, तो मैं उत्तम पुरुष एक वचन हो गया और हम जो हो गया उत्तम पुरुष आपका बहुवचन सर्वनाम हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है, तो देखिए अभ्यर्थी, तो अभ्यर्थी लिखा है यहाँ पे अभ्यर्थी, तो इसमें आपका देखिए अभ्यर्थी में जो संधि हो जाएगी, राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का यंग संधि है इसमें, ठीक है, ठीक है। अभिधन अर्थी, अभिधन अर्थी जो हो जाएगा आपका अभ्यर्थी, यानी कि य हो जाता है जहां पे, वो यंग संधि का है, ठीक है। यौगिक क्रिया को पहचानिए। देखिए यौगिक क्रिया क्या होती है, बहुत सी क्रियाएं भी होती हैं अलग अलग, नाम धातु क्रिया, यौगिक क्रिया, एक द्विकर्मक क्रिया, एकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, ठीक है, अकर्मक क्रिया। क्रियाएं जो है क्रिया भेद का टॉपिक आएगा अभी किसमें, सामान्य हिंदी रिवीजन क्लास महाकुंभ जो चल रहा है उसमें, ठीक है। बाकी इन टॉपिकों को अच्छे से समझना है तो फिर आपको 499 रुपीज खर्च करने होंगे। हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे जाइए, वहां पे सामान्य हिंदी कंप्लीट कोर्स है, बहुत ही सहज सरल भाषा में मैंने आपको पढ़ाया है। आपको एप्लीकेशन स्टोर पे हिंदी का कोर्स मिल जाएगा 499 का कंप्लीट, 499 में ही आपको उत्तराखंड जीके का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, 350 में आपको कंप्यूटर का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, तो कंप्यूटर अगर लेना चाहते हैं। जल्दी ही जीएस का सेपरेट और मैं रीजनिंग का कोर्स भी लॉन्च करूंगा जब ये कॉम्बो कोर्स में शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये जो क्लासेज हैं तो इनका भी मैं सेपरेट कोर्स आपके लिए लॉन्च कर दूंगा, तो आप बहुत आसानी से और अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में पेड क्लासेस भी ले सकते हैं। ऐसा प्राइस मैंने रखा है जिसमें आपका कोई भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है भाई, इतना कोई भी कर सकता है भाई, मैं जानता हूं। मैंने बहुत से बच्चे देखे और अपना जो मेरा भी अनुभव रहा है उसमें देखिए बहुत महंगी फीस आज की डेट में, आप ऑनलाइन में भी जाते हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट 2-2 हजार 3-3 हजार की क्लास की है उत्तराखंड की जीएस की। लेकिन आप देख लो हमारा कॉम्बो कोर्स ही 1100 रुपए का, जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगे उत्तराखंडी की, सामान्य हिंदी की, रीजनिंग की, जीएस की, कंप्यूटर की, जिसमें हिंदी उत्तराखंडी कंप्यूटर पूरा हो चुका है, जीएस और रीजनिंग अब शुरू होने वाला है, ठीक है। 1100 रुपए में मात्र, तो समझिए, तो अफोर्डेबल बना रहा हूं मैं। अब देखिए यौगिक क्रिया, माफ कीजिएगा क्वेश्चन पे आता हूं। यौगिक क्रिया क्या हो जाएगी इसमें, तो यौगिक क्रिया जो होगी गिर पड़ना, ठीक है, गिर पड़ना, जिससे कोई इंपैक्ट आता है दोस्तों, यहां पर देखिए गिर पड़ना, तो वो आपकी हो जाती है यौगिक क्रिया। डेफिनेशन की बात करूं मैं तो डेफिनेशन इसकी होती है, यौगिक का मतलब ही होता है मेल जोल, ठीक है। यौगिक का मतलब क्या है, मेल जोल। जैसे हम शब्दों भेद में भी पढ़ते हैं ना, शब्द भेद भी क्या क्या होते हैं, देखिए उत्पत्ति के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और हमारा योग रूढ़ शब्द। तो यौगिक का मतलब यह है मिलजुल के बना होता है जो, ठीक है। ऐसा ही क्रिया में भी है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया का मतलब यह है ऐसी क्रिया जो एक से ज्यादा शब्दों या उससे अधिक क्रियाओं से मिलकर बनी है। तो यहाँ पर देखिए गिरना भी एक क्रिया है, पड़ना भी एक क्रिया है, यानी कि गिर पड़ना, इंपैक्ट पड़ेगा ना, गिरने का भी पड़ने का भी एक साथ, यानी कि एक से अधिक क्रिया हो रही है इसमें, तो ये यौगिक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे बात करेंगे तो आपको ये याद रखना है, बस इतना ही है। जहां पर आपका क्या होता है एक से ज्यादा शब्दों या दो से उससे ज्यादा शब्दों से मिलकर जो क्रिया बनेगी उसी क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। यौगिक क्रियाएं जो होते हैं मूल शब्द के अर्थ से एक नया शब्द बनाते हैं, यानी कि जैसे गिरना एक क्रिया है, गिरना एक मूल क्रिया है ना, गिरना एक मूल क्रिया है, उस गिरना में गिर पड़ना एक अलग ही शब्द बना दिया, तो ये यौगिक क्रिया हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित वाक्य में कौन सा पदबंध है। अब देखिए रेखांकित तो है नहीं इसमें, मैं आपको करके बताता हूं तब आपको समझ में आएगा। तो जयपुर से आए हुए अतिथि होटल में ठहरे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं आप किसमें लगाऊं यार, इसमें तो मैं इसमें आपका देखिए होटल जो है संज्ञा हो गई आपकी, अतिथि जो है संज्ञा हो गया, जयपुर भी जो है संज्ञा है, यानी कि ये संज्ञा ही शब्द इसमें ज्यादा है भाई, संज्ञा शब्दों से ही पूरा वाक्य अटैच्ड है, ठीक है। जयपुर एक प्लेस का नाम है, संज्ञा है ना, अतिथि जो है एक आदमी है भाई, प्राणी है यानी कि संज्ञा है,
होटल जो है आपका एक प्लेस है, यानी कि संज्ञा है। तो ये संज्ञा शब्दों के साथ पूरा वाक्य अटैच्ड है, यानी कि जुड़ा हुआ है, तो इसमें हो जाएगा संज्ञा पदबंध। पदबंध का मतलब क्या होता है, देखिए थोड़ा इसको समझिए। जो शब्द होता है, मान लीजिए कोई भी शब्द है, राम है, जैसे मैं बोलूं देवभूमि शब्द है, ये आपका हिंदी शब्द है, ये आपका शब्द है, ठीक है, हिंदी एक शब्द है, ठीक है। अब मैं बोलूं हिंदी राजभाषा है, हिंदी क्या है, राजभाषा है, ठीक है, हिंदी क्या है, राजभाषा है। अब जो हिंदी शब्द था, हिंदी एक शब्द है, इस हिंदी शब्द को मैंने इस वाक्य में यूज किया। जब भी कोई शब्द वाक्य में उपयोग होता है, फिर वो शब्द न रहकर पद बन जाता है। अब हिंदी पद बन गया इस वाक्य का, समझ पा रहे हो ना, शब्द क्या हो गया, पद बन गया जब उसको वाक्य में प्रयोग किया जाता है। यहां पर अब हम बात करेंगे, हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी क्या है, भारत की राजभाषा है। तो मैं आपको इसमें ये पूछूं कि इसमें कौन सा पदबंध है, तो इसमें पदबंध, भारत क्या है, देश का नाम है, देश का नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। तो संज्ञा शब्द के साथ वाक्य पूरा अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। यानी कि वाक्य जिस भी चीज से अटैच है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इन शब्दों से, तो वहां पर आपका वही पदबंध होगा। जैसे इसमें आप देख रहे हैं जयपुर, अतिथि और होटल क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा से पूरा वाक्य जुड़ा हुआ है, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कबीर की भाषा को किसने सदुक्कड़ी कहा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कबीर की जो भाषा थी, इसको सदुक्कड़ी, पंचमेल की खिचड़ी, पंचमेल की खिचड़ी, ठीक है। तो सदुक्कड़ी भाषा किसने बोला, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी। और वहीं देखिए कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी किसने कहा, बाबू श्याम सुंदर दास ने, बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी कहा। कबीर की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनका संकलन बीजक में मिलता है, साखी, शबद, रमयनी, ठीक है। चलिए, कबीरदास जी के बहुत से दोहे बहुत जीवन परिवर्तन करते हैं दोस्तों। उस समय इन्होंने ऐसा लिखा था जो कि अपने आप में इनक्रेडिबल है। राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी नाम कौन सी बोली के लिए दिया था, तो कौरवी जो बोला था इन्होंने खड़ी बोली को बोला था, ठीक है। खड़ी बोली का ही अन्य नाम है कौरवी, ध्यान रखेंगे। वह हिंदी या अंग्रेजी पढ़ती है, इसमें कौन सा अव्ययी शब्द यूज हुआ है, अव्ययी शब्द होता है आपका अविकारी, जिसपे आपका लिंग, वचन, कारक का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, ज्यों का त्यों रहता है। देखिए वह का वे हो सकता है, हिंदी का अगर मैं हिंदू बना सकता हूं शब्द, देखिए, ठीक है। या का कोई हो सकता है चेंज, या शब्द चेंज हो सकता है, या शब्द चेंज नहीं हो सकता, ये समुच्चय बोधक अव्यय है भाई इसमें, ठीक है। तो या जो है भाई आपका एक अव्यय है, अविकार, ये आपका अविकारी शब्द है, ठीक है। और ये आपका वाक्यों को जोड़ रहा है, वह हिंदी या अंग्रेजी में पढ़ती है, तो या यहाँ पर जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम कौन करता है, समुच्चय बोधक, तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण क्या है भाई, देखिए क्रिया के भेद अभी मैं बता रहा था आपको, ऊपर क्रिया अलग अलग होती है, यौगिक क्रिया हमने देखी, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, आपको अगर ये आता है तो आप इसका आसानी से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो बताइए इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है। तो जब कर्ता एक काम को खत्म करके, जब जो कर्ता होता है यानी कि काम करने वाला, एक काम को खत्म कर कर दूसरे काम में संलग्न हो जाता है या प्रविष्ट हो जाता है, तो यहां पर होती है कौन सी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे मैं बोलूं इसमें राइट आंसर हो जाएगा 15 वाले में ए ऑप्शन। दिनेश खाना खाकर विद्यालय जाता है, पहले दिनेश ने खाना खाया, एक काम हुआ, एक क्रिया पूरी हुई, खाना खा के कहां को गया, विद्यालय गया, जाने की क्रिया हो रही है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं वह नहाकर सो गया, ठीक है, वह नहाकर सो गया, यानी कि पहले उसने नहाया, पहली क्रिया की, फिर सोने की क्रिया की, उसने दूसरी क्रिया में चले गया, प्रविष्ट हो गया, यहाँ पे होगी पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। ऑप्शन ही सही हो जाएगा, समझ पाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, समर्पण नामक कहानी किसने लिखी है, दिए गए विकल्पों में। तो समर्पण जो कहानी है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ऑप्शन इसका सही है भाई, शेखर जोशी की कहानी है, ठीक है। शेखर जोशी जी की जो अन्य कहानियां, बहुत फेमस कहानियां इनकी, दाजू, ठीक है। दाजू का मतलब होता है बड़ा भैया, ठीक है, बड़े भैया को दाजू कहा जाता है, कुमाऊं में बड़े भैया। और दाजू कहानी के अलावा इनकी एक और कहानी बहुत फेमस है, कोसी का घटवार, कोसी का घटवार, घट मतलब घराट, ठीक है, चक्की पानी वाली। तो समर्पण कहानी शेखर जोशी। अगला क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी को उपन्यास
कुरु कुरु स्वाहा का प्रकाशन कब हुआ था? तो मनोहर श्याम जोशी, इनको किस्सा को भी कहा जाता है, इनने पहली बार एक धारावाहिक पटकथा लेखन किया था हम लोग, जो कि दूरदर्शन पे आया था 1984 में, और पहला धारावाहिक था वो, ठीक है, डेली सोप जिसको हम बोलते हैं, सीरियल सास बहू जो शुरू हुआ, तो बाद में हमारा कमर्शियल चैनल जब आए थे, प्राइवेटाइजेशन हुआ ना 91 में, उसके बाद प्राइवेट चैनल बने, जी वगैरह, स्टार प्लस वगैरह, तब आता था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है, कसौटी जिंदगी की, 90s के जो बच्चे उन्होंने देखे होंगे ये नाटक। तो मनोहर श्याम जोशी का जो कुरु कुरु स्वाहा है ये प्रकाशित हुआ था, और राइट आंसर जगह इसका ऑप्शन है 1980 में, ठीक है, 80s में। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, रिपीटेड क्वेश्चन भले ही है, लेकिन हिंदी का जो दैनिक समाचार पत्र था वो सुधा वर्षंग था, ऑप्शन डी। हालांकि हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड था, 1826 में आया था, पंडित जुगल किशोर के द्वारा इनको संपादित किया गया था, ठीक है, उदंत मार्तंड था। लेकिन अगर मैं बात करूं, पहला जो दैनिक उदंत मार्तंड जो था वो दैनिक नहीं था, डेली छपने वाला नहीं था वो, ठीक है। सुधा वर्षंग जो था पहला पत्र था जो डेली छपने लगा था, तो ऑप्शन डी, ये पहले भी आ गया था, ज्यादा इस पे चर्चा नहीं करूंगा। अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम और पदनाम कहाँ पे लिखा जाता है? अर्ध सरकारी पत्र जो होते हैं मोस्टली जो हमारे ऑफिसर्स होते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे को लिखते हैं। मान लीजिए किसी ऑफिसर से मुझको जानकारी चाहिए या कुछ डिटेल मांगनी है, या मैंने कोई लेटर काम के लिए भेजा था उसका जवाब नहीं आया, तो आपस में ही जब अधिकारी एक दूसरे को संवाद करते हैं जिस पत्र के माध्यम से, उसको डेमी ऑफिशियल लेटर या अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। इसमें जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है ऊपर बाईं ओर में इनका प्रेषक और का नाम और पदनाम होता है, ठीक है, जो भेजने वाला है उसका नेम एंड उसकी जो डेजिग्नेशन होती है ऊपर बाईं ओर होती है, यानी कि ऊपर लेफ्ट साइड। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, किसी कार्यालय में लंबित मामले में किसी कार्यवाही हेतु स्मरण दिलाने के लिए भेजा वाला पत्र क्या कहलाता है? मान लीजिए कोई कार्यालय में बहुत लंबा मामला हो गया है और उस पर जवाब नहीं आया है, उस जवाब को या उस पत्र को याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसको कहा जाता है अनुस्मारक पत्र, यानी कि स्मृति दिलाने के लिए, ठीक है, यानी कि पूर्व में भेजे गए पत्र की याद दिलाने के लिए जो नया पत्र आज हम भेजेंगे उसको अनुस्मारक पत्र कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज हिंदी टेस्ट पार्ट 158, यहीं पे टेस्ट का समापन होता है। बाकी एप्लीकेशन स्टोर पे 100 प्लस फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट महाकुंभ चल रहा है बाइलिंगुअल, जिसमें 60 पेपर लगभग हो चुके हैं, लगातार डेली आपको पेपर उसमें दिया जा रहा है। यूपी ट्रिपल एससी के नवीनतम पैटर्न पे आपको 40 पेपर तक इजी टू मॉडरेट दिए गए थे, 41 पेपर से आपका क्या हो गया मॉडरेट टू टफ लेवल के पेपर शुरू हो चुके हैं, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी के नवीनतम पैटर्न पे आपको पेपर दिए जा रहे हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, मल्टीपल लाइनर एमसीक्यूज इस पेपर में आपको दिए जा रहे हैं, और सबसे अच्छी और बेहतर बात, ये जो टेस्ट सीरीज है ये बाइलिंगुअल है भाई, अभी तक बाइलिंगुअल नहीं थी आज तक, ये पहली बार बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज है दोनों भाषाओं में, यानी कि हिंदी के 20 प्रश्न छोड़ के बाकी हर पेपर के 80 प्रश्न जो होंगे बाइलिंगुअल होंगे। टेस्ट सीरीज में इनरोल नहीं किया अभी तक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप टेस्ट सीरीज इनरोल कर सकते हैं। 30 नवंबर तक टेस्ट सीरीज में 50% का ऑफ है, उसके बाद भाई कूपन कोड गया तेल लेने, फिर न्यू ईयर का ही आएगा, जिसको लेना है ले लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। बाकी देखिए हाल में ही भारत सरकार ने 4 या 5 भाषाओं को फिर से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। शास्त्रीय भाषा का मतलब है भारत में जो क्लासिकल भाषाएं हैं, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेजेस, तो अब भारत में देख सकते हैं शास्त्रीय भाषाएं जो हो गई हैं, टोटल कितनी हो गई 11, ठीक है, पहले कितनी थी ये 7 थी, ठीक, माफ कीजिएगा पहले कितनी थी 6 थी। अभी देखिए मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली 2024 में 5 भाषाएं शामिल की गई हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, 2 तरीके से क्वेश्चन बनेगा, या तो सीधे पूछेगा कि हाल में ही 2024 में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया, तो 5 भाषाएं, इनमें से 3 ऑप्शन में दे देगा, एक अलग दे देगा, बोलेगा कि इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है जिनको 2024 में शामिल किया गया है, और यह क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि इनमें से 2024 में जो शास्त्रीय भाषाएं भारत सरकार ने नई शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है जिन भाषाओं को, उसका समूह चुनिए। 5 भाषाओं का समूह दे देगा ऑप्शन ए बी सी डी में, तो ये मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, आपको ये अच्छे से याद रखनी है, ठीक है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसके लिए एक ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूं, देखिए अब मरा पाली से आपको ये 5 भाषाएं याद रहेंगी, ठीक है। अ से क्या हो गया असमिया, ब से हो गया बंगाली, मरा से हो गया मराठी, पाली से हो गया पाली, और पाली के ही पा से हो गया प्राकृत,
ठीक है, पाली प्राकृत साथ की है तो याद आ जाएगा। तो अब मेरा पाली आपको याद रखना है, इससे आपको ये पांचों भाषाएं याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों यहीं पे सेशन को मैं समाप्त करता हूं। जाने से पहले हमेशा की तरफ बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। आजकल देखिए देश में एक मुहिम चली है, एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ हमारी प्यारी सी जो माँ है उसके नाम हमने करना है, तो कम से कम एक पेड़ लगाना है। ठीक है, यूं तो मैं सबसे प्यारा हूं, पर तेरा माँ मैं दुलारा हूँ। दुनिया में जीने से ज्यादा उलझन है माँ, पर तू सफल है जहां। तू गुस्सा करती है बड़ा अच्छा लगता है, तू कान पकड़ती है बड़ा जोर से लगता है, मेरी माँ हो माँ, प्यारी माँ मम्मा। तो दोस्तों यहीं पे सेशन समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय देवभूमि।